नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदा एआई क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बिहार के प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज की इस क्लास की शुरुआत ना मैं एक बहुत ही अजीबोगरीब विरोधाभास से करना चाहता हूँ। अच्छा, वो क्या है? मतलब जरा सोचिए एक ऐसे राज्य के बारे में जो सतह के ऊपर पानी में डूब रहा हो। हाँ। जहां महीनों तक बाढ़ का पानी सड़कों और खेतों में जमा रहता हो। लेकिन ठीक उसी जमीन के नीचे का ग्राउंड वाटर, मेरा मतलब है भूजल स्तर, इतनी तेजी से गिर रहा हो कि सूखे की नौबत आ जाए। हाँ, पानी ऊपर जमा है, फिर भी नीचे जमीन प्यासी है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ सतही तथ्यों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर बिहार का भूगोल और इसके प्राकृतिक संसाधन काम कैसे करते हैं। एकदम सही बात है। और अगर हम किसी भी राज्य की आर्थिक या सामाजिक स्थिति का डीएनए समझना चाहते हैं ना, तो हमें उसके प्राकृतिक संसाधनों को डिकोड करना ही होगा। सही कहा। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बिहार की कहानी बहुत दिलचस्प है। वर्तमान स्थिति में इसे हम एक मध्यम रूप से समृद्ध राज्य कह सकते हैं। मध्यम रूप से समृद्ध मतलब बहुत अमीर भी नहीं और बहुत गरीब भी नहीं। जी बिल्कुल। राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था, यहाँ की खेती और जो गिने चुने उद्योग बचे हैं, वो मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिके हैं। और वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? खनिज यानी मिनरल्स, फिर वन संसाधन और अंत में जल संसाधन। इन तीनों का आपस में जो संतुलन है, या कह लीजिए जो असंतुलन है, वही तय करता है कि बिहार का भविष्य कैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस संपदा की जो हमारी जमीन के नीचे छिपी है। खनिज संसाधन। हाँ, जब ये बिहार और खनिजों की बात आती है ना, तो साल 2000 का जिक्र आना तो तय है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो वो सिर्फ एक राजनीतिक बंटवारा नहीं था, बल्कि वो एक भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल बंटवारा भी था। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इसे थोड़ा तकनीकी नजरिए से समझिए। अच्छा। झारखंड के पास जो छोटा नागपुर का पठार है ना, वो प्राचीन गोंडवाना और धारवाड़ चट्टानों से बना है। जहाँ सारे खनिज मिलते हैं। हाँ, जहाँ कोयला, लोहा और अभ्रक जैसी भारी धातुएं पाई जाती हैं। दूसरी तरफ बिहार का जो हिस्सा बचा, वो तो मैदानी इलाका है। बिल्कुल, वो मुख्य रूप से गंगा का मैदानी इलाका है। ये मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, जो खेती के लिए तो शानदार है, लेकिन इसमें भारी खनिज नहीं पनपते। तो वर्ष 2000 के विभाजन में ना, बिहार ने अपना लगभग 97% खनिज भंडार खो दिया। अरे बाप रे, 97%। लेकिन रुकिए, अगर हमारे पास कोयला या लोहा अयस्क नहीं है, तो हम उसे पड़ोसी राज्य झारखंड से मंगा क्यों नहीं लेते? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब वो तो हमारे बिल्कुल बगल में ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि बॉर्डर पार करते ही किसी और देश में जाना पड़ रहा हो। फिर इस विभाजन ने बिहार के औद्योगिकरण की कमर कैसे तोड़ दी? यह बहुत ही शानदार सवाल है। इसका जवाब है परिवहन लागत, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जी हाँ, और उद्योगों का अर्थशास्त्र। देखिए, भारी उद्योग जैसे स्टील प्लांट या थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं ना, वो हमेशा खदानों के बिल्कुल पास लगाए जाते हैं, जिन्हें शायद पिट हेड कहा जाता है। एकदम सही, पिट हेड। कोयला और लोहा बहुत भारी होते हैं, लेकिन सस्ते कच्चे माल हैं। अब सोचिए, अगर आप इन्हें ट्रकों या ट्रेनों में लाद कर 300 किलोमीटर दूर बिहार के किसी जिले में लाएंगी, तो भाड़े का खर्च इतना बढ़ जाएगा कि आपका तैयार प्रोडक्ट बाजार में बहुत महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, बाकी बाजार के मुकाबले बहुत महंगा हो जाएगा। तो कोई भी उद्योगपति घाटे का सौदा क्यों करेगा? हाँ, ये बात तो है। यही वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कोयले और लोहे की कमी ने बिहार में भारी उद्योगों के रास्ते बंद कर दिए हैं, और राज्य पूरी तरह से ऊर्जा और कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर हो गया है। ओह, अब बात समझ में आई। मतलब ये सिर्फ खनिजों की कमी नहीं थी, बल्कि मुनाफे के गणित की हार थी। एकदम सही समझे आप। लेकिन क्या जमीन के नीचे सब कुछ खाली है? मैंने पढ़ा है कि रोहतास जिले के अमझोर में पाइराइट के बहुत बड़े भंडार हैं। हाँ, बिल्कुल है। तो ये पाइराइट आखिर क्या है? और चूंकि हमारे पास लोहे और कोयले जैसे खनिज नहीं है, तो क्या ये इकलौता खनिज हमारे लिए वीआईपी बन जाता है? अमझोर का पाइराइट वाकई बिहार के लिए एक बहुत बड़ा वीआईपी खनिज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का लगभग 95% पाइराइट भंडार सिर्फ इसी इलाके में है। अरे वाह, 95%! जी, पाइराइट को रसायन विज्ञान में आयरन सल्फाइड कहते हैं। इसे अक्सर फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। मूर्खों का सोना? हाँ, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल सोने जैसा चमकता है, लेकिन बिहार के लिए ना ये किसी असली सोने से कम नहीं है। तो हम इसका करते क्या है?
मतलब क्या हम इससे आभूषण बनाते हैं? नहीं नहीं, इसका औद्योगिक उपयोग बहुत ही क्रिटिकल है। अच्छा। पाइराइट से मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड निकाला जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? उर्वरक बनाने में? एकदम सही। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स बनाना, खासकर सुपर फॉस्फेट। अब आप डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिल्कुल। यहाँ की मिट्टी से हर साल भारी मात्रा में फसल ली जाती है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो खेती को जिंदा रखने के लिए हमें उर्वरकों की सख्त जरूरत होती है। जी, इसलिए अमझौर का ये पाइराइट भंडार सीधे तौर पर बिहार की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था को ईंधन देता है। ये कनेक्शन तो सच में अद्भुत है। यानी हमारे पास जो सीमित खनिज बचा है वो भी कहीं ना कहीं हमारी खेती की ही सेवा कर रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ पाइराइट ही नहीं, दक्षिण पश्चिम बिहार में कैमूर और रोहतास की जो पहाड़ियां हैं वो विंध्यन पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। यहाँ चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, बॉक्साइट और डोलोमाइट पाया जाता है। और चूना पत्थर तो सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। हाँ, यही कारण है कि बिहार में जो थोड़े बहुत खनिज आधारित कारखाने बचे हैं ना, जैसे डालमिया नगर या बंजारी के सीमेंट प्लांट, वो इन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित हैं। समझ गया। लेकिन अगर हम समग्र रूप से देखें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि खनिज संपदा की कमी के कारण बिहार का भविष्य भारी उद्योगों में नहीं है। तो अगर जमीन के नीचे यानी खनिजों के मोर्चे पर हमारी स्थिति इतनी सीमित है, तो चलिए अब जमीन के ऊपर की तरफ देखते हैं। बिल्कुल, वन संसाधनों की बात करते हैं। हाँ, आपने कहा कि बिहार का अधिकतर हिस्सा गंगा का उपजाऊ मैदान है। जी। तो तर्क तो ये कहता है कि अगर मिट्टी इतनी उपजाऊ है तो यहाँ घने और विशाल जंगल होने चाहिए। ऐसा सोचना स्वाभाविक है। लेकिन क्लास की तैयारी करते समय ना, जब मैंने वन संसाधन के आंकड़े देखे तो मैं सचमुच हैरान रह गया। क्या देखा आपने? भारत का राष्ट्रीय वन क्षेत्र का औसत लगभग 21% है, जबकि आदर्श स्थिति 33% मानी जाती है। लेकिन बिहार में वन क्षेत्र केवल 7 से 8% के बीच है। हाँ, ये आंकड़े चिंताजनक हैं। इतनी उपजाऊ मिट्टी होने के बावजूद इतना कम जंगल कैसे? ये एक बहुत ही जायज विरोधाभास लगता है, लेकिन इसका जवाब भूगोल से ज्यादा हमारे इतिहास में छिपा है। इतिहास में? वो कैसे? देखिए, गंगा का मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। यही वो जगह है जहां प्राचीन मगध और मौर्य साम्राज्यों का जन्म हुआ था। हजारों सालों से ये क्षेत्र सभ्यता का केंद्र रहा है। बिल्कुल। तो उपजाऊ मिट्टी होने के कारण बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए सदियों से जंगलों को काटा गया। अच्छा, ताकि जमीन को खेती के लिए साफ किया जा सके। जी हाँ, और ये प्रक्रिया कोई आज की नहीं है, सदियों से चल रही है। आज बिहार की आबादी का घनत्व पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो जब करोड़ों लोगों को रहने और खेती के लिए जमीन चाहिए, तो सबसे पहला शिकार जंगल ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब हमने अपनी खेती और आबादी की कीमत जंगलों की बलि चढ़ाकर चुकाई है। एक तरह से हाँ। अगर मैं एक तुलना करूं ना, तो ये 7% वन क्षेत्र मुझे किसी शरीर के फेल हो रहे गुर्दे, मेरा मतलब है एक फेल हो रही किडनी की तरह लगता है। अरे बाप रे, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक और डरावनी है। मतलब पूरा राज्य प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, और इस 13 करोड़ की आबादी वाले विशाल राज्य के इकोसिस्टम को फिल्टर करने के लिए सिर्फ 7% जंगल बचे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय संकट है। तो जो थोड़े बहुत जंगल बचे भी हैं, वो आखिर हैं कहाँ और किस प्रकार के हैं? जो 7-8% जंगल बचे हैं ना, वो मैदानी इलाकों में नहीं है, वो राज्य के किनारों पर सिकुड़ गए हैं। किनारों पर? जी, मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में। पहला, उत्तर पश्चिम में पश्चिम चंपारण का तराई इलाका, और दूसरा दक्षिण में कैमूर, रोहतास, गया और जमुई के पहाड़ी और पठारी इलाके, जहां खेती करना थोड़ा मुश्किल है। और ये किस प्रकार के वन है? अगर प्रकार की बात करें तो यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। पर्णपाती मतलब जो पत्ते गिरा देते हैं? बिल्कुल। पर्णपाती का मतलब है कि यहाँ के पेड़ जैसे साल, शीशम, बबूल और खैर गर्मी के मौसम से ठीक पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अरे, पत्तियां गिरा देते हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ भी पानी की कमी से बचने के लिए खुद को एडजस्ट कर रहे हों। जी हाँ, ये उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के जरिए पानी के नुकसान को रोकने के लिए वे ऐसा करते हैं। बहुत दिलचस्प है ये। और इन जंगलों का स्थानीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व है।
इमारती लकड़ी, जलावन और औषधीय पौधों के लिए ग्रामीण इन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। लेकिन अवैध कटाई और कृषि के विस्तार ने इन्हें भी खतरे में डाल दिया होगा। बिल्कुल। यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। जी, पूछिए। अगर राज्य की 93% जमीन से जंगल साफ हो चुके हैं, तो बचे हुए इन 7% नखलिस्तानों को हम बचाएंगे कैसे? ये बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब वन विभाग के पास इतने गार्ड तो है नहीं कि हर पेड़ के पास एक आदमी खड़ा कर दें। मैंने सुना है कि इसके लिए बिहार में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी संयुक्त वन प्रबंधन लागू किया गया है। हाँ, JFM। लेकिन क्या ग्रामीणों को ही जंगल का नियंत्रण दे देना जोखिम भरा नहीं है? वो तो इसे और तेजी से काट सकते हैं। सतह पर देखने में ये जोखिम भरा जरूर लगता है, लेकिन असल में ये JFM का मैकेनिज्म बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। वो कैसे? सरकार को ये समझ आ गया था कि डंडे के जोर पर जंगलों को नहीं बचाया जा सकता। वो तो है। इसलिए JFM के तहत स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन में भागीदार बनाया जाता है। इसमें एक सीधा आर्थिक प्रोत्साहन यानी इकोनॉमिक इंसेंटिव होता है। अच्छा, कैसे मिलता है ये इंसेंटिव? ग्रामीणों को पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं होती, बल्कि उन्हें जंगल से मिलने वाले गैर इमारती उत्पादों जैसे महुआ, शहद, गोंद और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने और बेचने का अधिकार दिया जाता है। ओह, तो उनकी आमदनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और जब कभी लकड़ी की कमर्शियल कटाई होती है ना, तो उसके मुनाफे का एक हिस्सा भी ग्राम समितियों को मिलता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो जब ग्रामीणों को ये समझ आ जाता है कि ये जंगल जिंदा रहकर उन्हें ज्यादा कमाई देगा बनिस्बत कट जाने के, तो वे खुद ही लकड़ाहारे और तस्करों से जंगल की रक्षा करने लगते हैं। एकदम सही। ये तो सच में स्मार्ट गवर्नेंस है। सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी को दे दो जिसका आर्थिक हित उससे जुड़ा हो। बिल्कुल। और अगर हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो वन्य जीवों की क्या स्थिति है? वन्य जीवों के संरक्षण के मामले में पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। जी, ये तराई इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बाघ को बचाने का मतलब सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं होता। तो और क्या होता है? इसका मतलब है उसके पूरे फूड चेन और उस पूरे जंगल को बचाना। ये बिहार की उस पर्यावरणीय किडनी का सबसे अहम हिस्सा है। ये वाकई में आंखें खोलने वाला है। चलिए अब इस क्लास के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जटिल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जल संसाधन। हाँ, हमने देखा कि जमीन के नीचे के खनिज ना के बराबर हैं। जमीन के ऊपर के जंगल 7% तक सिमट गए हैं। अब बचा क्या? पानी। बिल्कुल। बिहार के पास अगर कोई चीज असीमित मात्रा में है तो वो पानी ही है। लेकिन क्या ये पानी वरदान है या अभिशाप? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण बिहार का जो जल भूगोल है ना, वो मुझे एक सीसॉ झूले की तरह लगता है। अरे वाह, सीसॉ झूला, ये एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। धन्यवाद। तो ये कैसे काम कर रहा है? देखिए, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, जो राज्य को 2 स्पष्ट हिस्सों में बांटती है, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। उत्तर बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियां आती हैं, जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक। और हिमालय तो दुनिया की सबसे नई और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल। तो जब वहां से नदियां एकदम खड़ी ढलान से नीचे उतरती हैं ना, तो उनके पानी की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और फिर क्या होता है? वो अपने साथ लाखों टन गाद यानी सिल्ट और चट्टाने काट कर लाती हैं। बाप रे। और दूसरी तरफ दक्षिण बिहार है, जहां प्रायद्वीपीय पठार से नदियां आती हैं, जैसे सोन और फल्गु। जी, सोन, पुनपुन और फल्गु। ये नदियां मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए गर्मियों में ये अक्सर सूख जाती हैं। जबकि उत्तर की नदियां हिमालय के ग्लेशियर पिघलने के कारण साल भर पानी से भरी रहती हैं। बिल्कुल सही। तो यहीं पर मैं उस विरोधाभास पर आना चाहता हूं जिसका जिक्र मैंने क्लास की शुरुआत में किया था, है ना? जो बाढ़ और सूखे वाला था। हाँ, एक तरफ उत्तर बिहार बाढ़ के पानी में डूब रहा है, खेतों में जल जमाव यानी वाटर लॉगिंग हो गया है, महीनों पानी नहीं सूखता। और ठीक उसी समय उसी राज्य में जमीन के नीचे का भूजल सूख रहा है। ये कैसे संभव है? पानी अगर जमीन पर खड़ा है तो उसे रिस कर नीचे जाना चाहिए ना? हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होना चाहिए। ये विज्ञान का कौन सा उल्टा नियम यहाँ काम कर रहा है? ये कोई उल्टा नियम नहीं है, बल्कि हमारी खुद की पैदा की हुई इंजीनियरिंग और भौगोलिक आपदा का मिला जुला रूप है। अच्छा, कैसे? इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं जल जमाव की। जब हिमालय की नदियां जैसे कोसी बिहार के समतल मैदान में प्रवेश करती हैं,
तो उनकी गति अचानक 0 हो जाती है। क्योंकि ढलान खत्म हो जाती है। बिल्कुल। पानी की स्पीड कम होते ही नदी अपने साथ लाई हुई उस सारी गाद को वहीं जमीन पर बिछा देती है। और चिकनी मिट्टी की परत इतनी अभेद्य होती है कि वो पानी को नीचे रिसने ही नहीं देती। ये एकदम एक प्लास्टिक की शीट की तरह काम करती है। मतलब पानी नीचे जा ही नहीं सकता? नहीं। और इसके ऊपर से हमने बाढ़ को रोकने के लिए नदियों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे तटबंध बना दिए हैं, जिन्हें एम्बैंकमेंट्स कहते हैं। हाँ, तटबंध तो सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं ना, ताकि पानी गांव में ना घुसे। सिद्धांत रूप में हाँ, लेकिन व्यवहार में ये उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया? वो कैसे? तटबंधों के कारण नदी का पानी एक सीमित दायरे में बंध गया। अब जो गाद नदी के पानी के साथ पूरे मैदानी इलाके में फैल जानी चाहिए थी, वो अब सिर्फ नदी के तल पर जमा होने लगी। बिल्कुल सही। इससे नदी का तल आसपास की जमीन से ऊंचा हो गया। अरे बाप रे। अब सोचिए, बारिश का जो पानी गांवों में जमा होता है वो वापस नदी में जा ही नहीं पाता, क्योंकि नदी तो उल्टे ऊंचाई पर बह रही है। ये तो भयानक है। और इसके अलावा हमने सड़कों और रेलवे लाइनों का ऐसा जाल बिछाया जिसमें पानी निकलने के लिए पर्याप्त ड्रेनेज यानी पुलियां नहीं छोड़ी गईं। नतीजा ये कि महीनों तक बाढ़ का पानी जमा रहता है। वो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन गाद की परत के कारण नीचे नहीं जा पाता। मतलब हमने इंजीनियरिंग से जो समाधान निकाला उसने कहीं सबसे बड़ी समस्या पैदा कर दी। और फिर ये भूजल गिरने का क्या कारण है? भूजल का गिरना एक दूसरी त्रासदी है। चूंकि सतह का पानी प्रदूषित है या गाद के कारण रुका हुआ है और खेती के लिए किसानों को सही समय पर पानी चाहिए, इसलिए वो अंधाधुंध ट्यूबवेल लगाते हैं। अच्छा, नीचे से पानी खींचते हैं? हाँ, वो भारी मोटरों का इस्तेमाल करके जमीन के बहुत नीचे के एक्वेफर से साफ पानी खींच रहे हैं। तो सारांश ये हुआ कि सतह का पानी नीचे जा नहीं पा रहा, यानी रिचार्ज 0 है, और हम ट्यूबवेल से नीचे का पानी पागलों की तरह बाहर निकाल रहे हैं। यानी डिस्चार्ज 100% है। इसी का नतीजा है कि उत्तर बिहार बाढ़ में डूबते हुए भी भूजल के संकट का सामना कर रहा है। ये वाकई में दिमाग झकझोर देने वाला विश्लेषण है। कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है ना, हाँ, सॉरो ऑफ बिहार, वो सिर्फ उसके पानी के कारण नहीं, बल्कि उसके द्वारा लाई गई इस गाद और हमारे द्वारा बनाए गए इन तटबंधों के फेल हो जाने के कारण है। बिल्कुल। बिना सही प्रबंधन के असीमित जल भी एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। हालांकि दक्षिण बिहार में सोन नहर प्रणाली जैसे कुछ शानदार प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिन्होंने वहां की सिंचाई व्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। हाँ, गंडक और कोसी परियोजनाओं ने भी काफी हद तक खेती को सहारा दिया है। जी, लेकिन बाढ़ नियंत्रण का स्थायी समाधान अभी भी कोसों दूर है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक समग्र चित्र में पिरोते हैं। जी, हमने इस क्लास में देखा कि बिहार के पास भारी खनिज सीमित है, जिसका अर्थ है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते। हमारे वन संसाधन मात्र 7% हैं, यानी हमारा इकोसिस्टम भारी दबाव में है। और जल संसाधन प्रचुर हैं, लेकिन वो फिलहाल हमारी कमजोरी ज्यादा और ताकत कम साबित हो रहे हैं। बिल्कुल सही समराइज किया। अगर हम इस पूरी पहेली को सुलझाना चाहें तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का भविष्य अब सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है वाटर मैनेजमेंट ट्रस्ट। वाटर मैनेजमेंट। अगर राज्य इस पानी को सही से नियंत्रित कर ले तो आधी समस्याएं वैसे ही सुलझ सकती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही इकलौता रास्ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? बिहार को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि जो खनिज 2000 में चले गए वो वापस नहीं आने वाले। बिल्कुल। राज्य की असली ताकत उसका कृषि, जलवायु क्षेत्र और जल संसाधन ही है। तो भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए? भविष्य की रणनीति 3 चीजों पर केंद्रित होनी चाहिए। पहला, बाढ़ और गाद का वैज्ञानिक प्रबंधन, ताकि पानी को जमा होने के बजाय रिचार्ज में बदला जा सके। ताकि ग्राउंड वाटर भी ऊपर आए। जी। दूसरा, कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, जहां हमारे पाइराइट से बने उर्वरक और नहरों के पानी का उपयोग हो, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल। और तीसरा, बड़े पैमाने पर वनीकरण यानी अफॉरेस्टेशन, ताकि हम अपने इकोसिस्टम की किडनी को फिर से स्वस्थ कर सकें। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक रोड मैप है। आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ समस्याओं का रोना रोने के लिए नहीं थी, बल्कि उन क्यों और कैसे को समझने के लिए थी, जो अक्सर सामान्य किताबों में छिप जाते हैं। जी बिल्कुल। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को ये समझ आ गया होगा कि प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं उनका प्रबंधन ही तय करता है कि कोई राज्य शोक मनाएगा या शक्ति बनेगा। बहुत सही बात कही आपने। अब चूंकि हम अपने क्लास के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, तो मैं आप सभी दर्शकों के लिए
सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ना चाहता हूं। जी। जरा सोचिए दोस्तों, अगर बिहार अपने इस विशाल नदी नेटवर्क और हिमालय से तेजी से गिरते जल की गतिज ऊर्जा को, यानी काइनेटिक एनर्जी को, सिर्फ बाढ़ की तबाही सहने के बजाय आधुनिक जल विद्युत परियोजनाओं की ताकत में बदल दे, तो क्या होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, क्या बिहार का शोक कहलाने वाली नदियां कल बिहार का पावर हाउस नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती हैं। क्या ये पानी विनाश के बजाय रोजगार, बिजली और समृद्धि का नया रास्ता नहीं खोल सकता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जरूर। आज की इस विस्तृत क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जटिल विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक विषयों पर आसान और विस्तृत चर्चा के लिए हमारे YouTube चैनल वेदा AI क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।